हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। आज सुबह ही आया निमंत्रण पत्र। जब शकुंतला जी ने खाने की मेज पर अपने पुत्र सुबोध को दिखाया, तब सुबोध उस निमंत्रण पत्र को देखता ही रह गया। एक नज़र निमंत्रण पत्र को देखकर वह चुपचाप थोड़ा सा खाकर ही खाने की मेज से उठकर अपने कमरे में चला गया। पुत्र को इस प्रकार शांत उठकर जाता देख शकुंतला जी में भी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे रोककर कुछ कह सके। आखिर कहती भी क्या। जब से प्रियंका के यहाँ से यह निमंत्रण पत्र आया था, तब से वह भी भावनाओं के सागर में डूब उतर रही थी। शकुंतला जी भी खाना आधा छोड़कर चुपचाप आकर अब अपने कमरे में कुर्सी पर आंख मूंद कर बैठ गई थी। उनका मस्तिष्क अंतर्द्वंद के ताप को सहन करने में विफल था। मन में घुमड़ रहे दुख के सागर ने अब आंखों के जरिए बहना शुरू कर दिया था। आज फिर रह रहकर प्रियंका की वे दयनीय चीखें उनके कानों में गर्म लावे की तरह धधक रही थी। जब उन्होंने भरी बिरादरी में उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कमरे में ला पटका था। कैसे भूले वह उस मनहूस दिन को, जब उन्होंने अपनी सुख की चादर में खुद ही सुराख कर दिए थे। मनहूस, हाँ मनहूस तो था वह दिन, जब उन्होंने जतन से ब्याह कर लाई गई अपनी बहू प्रियंका को अपनी और अपने इकलौते पुत्र सुबोध की जिंदगी से निकाल फेंका था। आखिर करती भी क्या वह। अपने ब्याह के चंद वर्षों बाद ही अपने पति की मृत्यु से सालों से वैधव्य झेल रही शकुंतला जी को जब यह आभास होने लगा कि उनके इकलौते पुत्र की पत्नी प्रियंका उन्हें खानदान का वारिस देने में असफल साबित हो रही थी, तो उन पर चारा ही क्या था। सोचते सोचते एक बार फिर शकुंतला जी की आंखें भर आई थी। मति भ्रम हो गया था उन्हें, या मति ही मारी गई थी उनकी, जो लोगों की बातों में आकर उन्होंने अपने हाथ खुद जला दिए थे। आज उन्हें याद आ रहा था कि वह और सुबोध कितने खुश थे प्रियंका के ब्याह कर उनके घर में आने के बाद। बड़ी कठिनाइयों में पाला था उन्होंने सुबोध को। माता पिता दोनों का फर्ज निभाते निभाते उनके मन में एक लालच सा उठ आया था अपने भविष्य को लेकर, और इसलिए आए तमाम रिश्ते नकारने के बाद अपनी बहन द्वारा सुझाए प्रियंका के रिश्ते की बात चलते ही सर्वगुण संपन्न और दूध से उजली प्रियंका को उन्होंने सुबोध का जीवन साथी चुनने में तनिक भी देरी नहीं की थी। सुंदर सुशील प्रियंका का साथ पाकर वह और सुबोध अपने संघर्ष के दिन भूल गए थे। पति विजय के गुजर जाने के बाद शकुंतला जी ने अपने मायके में रहकर सुबोध की परवरिश की थी। जीवन भर भाभियों के ताने और संघर्ष के दिनों ने शकुंतला जी को एक कठोर महिला में परिवर्तित कर दिया था। सुबोध ने मां की तपस्या को फलीभूत कर शिक्षा प्राप्त कर जब रेलवे की परीक्षा में सफलता पाई, तब अपनी मां शकुंतला जी की आंखों में उसने पहली बार आंसू देखे थे। शीघ्र ही सुबोध ने अपने और मां के रहने का इंतजाम नाना के घर से अलग कर लिया था। सरल और मेहनती सुबोध के लिए उसकी मौसी ने जब प्रियंका के रिश्ते का प्रस्ताव दिया, तब प्रियंका को देखकर शकुंतला जी और सुबोध ने हामी भर दी थी। प्रियंका ने शीघ्र ही उस शांत नीरस घर को अपनी कार्यकुशलता और अपनी खनखनाती आवाज से सबको मोहित कर दिया था। रसोई से लेकर घर की साफ सफाई तक पर प्रियंका ने एकाधिकार जमा लिया था। कभी पूरे दिन काम में कोल्हू के बैल की तरह जुटी शकुंतला जी अब अपने आप पानी लेने को भी तरस जाती थी। हरदम दौड़ दौड़ के प्रियंका उनके सारे काम किया करती। उनकी एक आवाज पर प्रियंका उनके सामने उपस्थित होती थी। बचपन से ही ताई चाची के साए में पली बढ़ी बिन माँ की बच्ची प्रियंका शकुंतला जी के रूप में माँ पाकर जैसे कृतार्थ हो गई थी। उसकी मासूमियत और प्यार देखकर शकुंतला जी ने भी जैसे उस पर मातृत्व न्यौछावर कर दिया था। हरदम हंसती और मृदभाषी पत्नी का साथ पाकर सुबोध भी स्वयं को सातवें आसमान पर सुख के बादल में गोते लगाता महसूस करता। उसकी दिन भर की थकान शाम को घर आते ही
गुलाब से खिलते प्रियंका को देखते ही मिट जाती थी। जीवन के प्यारे सतरंगी रंग जब सुबोध प्रियंका के जीवन में आ जा रहे थे तो फिर दुख का रंग क्यों न आता। विवाह को 4 वर्ष हो चले थे और शकुंतला जी को घर में अब एक नन्हे मुन्ने की कलक की अधीरता से प्रतीक्षा होने लगी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था उनकी व्याकुलता बढ़ती चली जा रही थी। सुबोध के साथ ब्याहे और जोड़ों के तो बच्चे अब 1 वर्ष के भी हो चले थे और यहाँ पर अभी मातृत्व का अंकुर भी नहीं फूटा था। धीरे धीरे शकुंतला जी ने अपनी इस आकांक्षा को क्लेश के रूप में जाहिर करना शुरू कर दिया था। उनके जोर डालने पर जब प्रियंका ने अपनी चिकित्सकीय जांच कराई तो उसमें स्पष्ट था कि प्रियंका स्वस्थ थी। इंतजार करते करते और 1 वर्ष बीत गए। इस बीच प्रियंका और सुबोध लगातार चिकित्सक के संपर्क में थे। कमी न होते हुए भी शकुंतला जी प्रियंका का निरंतर इलाज कराया जा रही थी। जब एक बार जांच कराकर घर आई प्रियंका ने दबे स्वर में कहा, मम्मी, डॉक्टर मैडम कह रही थी कि इस बार तुम्हारे पति की भी जांच करेंगे, कहीं उनमें तो कोई कमी नहीं। अभी प्रियंका अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसके आंखों के सामने अनगिनत तारे टिमटिमा गए थे। बात पूरी करने से पहले ही शकुंतला जी का झन्नाटेदार थप्पड़ प्रियंका के गाल पर पड़ चुका था। तेरी हिम्मत कैसे हुई यह सब बात करने की? इतने स्वस्थ मेरे बेटे में क्या संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है? अरे डॉक्टर ने कही तो कही, पर तू घर पर आकर यह बात क्यों बखान रही है? न जाने कितनी कमी अपने शरीर में पाले हुए है, न जाने कौन सी अभागी कोख लेकर पैदा हुई है और अपने बांझ रहने का दोष मेरे बेटे पर मढ़ना चाहती है। करमजली, यह कहने से पहले तेरी जीभ क्यों नहीं जल गई? शकुंतला जी चीखते हुए कांप रही थी कि वही थप्पड़ के प्रहार से जमीन पर गिरी प्रियंका की आंखें भीग गई थी। तन से आहत प्रियंका का मन भी उस समय टूट गया जब उसके पास खड़े सुबोध को देखा, जो उसे घृणा की दृष्टि से देख रहा था। पिछले 4 साल से लगातार अपना इलाज करा रही प्रियंका के आज एक जरा सी बात कहने पर कि डॉक्टर ने सुबोध को चेकअप करने को कहा है, घर में तूफान सा आ गया था। शकुंतला जी के आक्रोश से अब उनके रिश्तेदार भी परिचित हो गए थे और वे भी उनके साथ अब प्रियंका पर बांझ होने का दोषारोपण करने लगे थे। पूर्ण रूप से शारीरिक स्वस्थ और सारी चिकित्सीय जांचों में खरी उतरी प्रियंका को अब अभागन और बांझ रूपी जैसे कड़वे शब्दों से अभिभूषित होना पड़ता। अब शकुंतला जी को प्रियंका की छोटी छोटी बातों में भी कमियां लगने लगी थी। वह अक्सर प्रियंका को अकारण डांट दिया करती। उसकी सारी अच्छाइयाँ, सारी विशेषताएं अब उन्हें उसके दुर्गुणों में बदलती प्रतीत हो रही थी। हर शाम प्रियंका के अंक में गुजारने वाला सुबोध अब उसके चेहरे से भी नजरें चुराता था। घर की शांति धीरे धीरे दूर जा रही थी और मधुरता के स्वर की जगह वहां पर कर्कश स्वर गूंजने लगे थे। सब लोगों ने अब शकुंतला जी के कान भरने शुरू कर दिए थे कि अगर समय रहते तुमने सुबोध का दूसरा विवाह नहीं किया तो तुम अगली पीढ़ी के लिए आगे बढ़ने से वंचित रह जाओगी। तुम्हारी इस बहू की कोख तो मनहूस है, इससे इस जन्म में बच्चा मिलने से रहा नहीं। लोगों की बातें सुनते सुनते शकुंतला जी अपनी स्वयं की सोच समझने की शक्ति खो बैठी थी। अपने दिख रहे काले भविष्य ने उन्हें बेहद डरा दिया था। प्रियंका लाख चाहती थी वह अपनी सास को प्रसन्न रखे। वह उन्हें परेशान देखकर कभी उनका सिर दबाती और कभी उनके मनपसंद भोजन पकाती, पर शकुंतला जी थी कि अब उसे सुबोध के जीवन से निकालने को तत्पर थी। और फिर वह मनहूस दिन भी आ गया जब शकुंतला जी ने स्वयं अपने हाथों से अपनी खुशियां राख कर ली थी। वह दिन आ गया था जब शकुंतला जी की खुशियों ने उनसे किनारा कर लिया था। छोटी बहन के पौत्र हुआ था और आज उसका नामकरण संस्कार था। बहन के यहाँ से आया हुआ निमंत्रण पत्र
शकुंतला जी के जलते मन पर मिर्च का लेप लगा रहा था। कोई और होता तो वह हरगिज भी न जाती, पर यहाँ सवाल छोटी बहन का था। बहन के यहाँ उसे मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित न होकर शकुंतला जी अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जगहंसाई नहीं कराना चाहती थी कि देखो, अपने घर का चिराग नहीं जला तो कहीं और की रोशनी भी आंखों को न भा रही है। दिल पर पत्थर रखकर बेहद दुखी मन से वह सपरिवार कार्यक्रम में सम्मिलित होने चली गई थी। अभी वह कार्यक्रम में पहुंची ही थी कि उनके दुख को बढ़ाने के लिए कारण खुद चलकर उनके पास आने लगे थे। उनके साथ प्रियंका को आया देखकर सबकी भौहें तन चुकी थी। स्वयं प्रियंका भी सभी के चेहरे पर उपजा रोष आसानी से पढ़ पा रही थी। प्रियंका अच्छे से जानती थी कि उसकी सास के मायके में उसका स्वागत इसी तरह से करा जाएगा, लेकिन वह जी खड़ा करके यहाँ पर आई थी। अब इन परिस्थितियों से दूर नहीं भागना चाहती थी। जब कोई अपराध उसने किया ही नहीं था और न ही वह स्वयं को किसी दोष की पात्र समझती थी, तो ऐसे में सामाजिक अवहेलना अब उसके लिए असहनीय हो चली थी। विवश मन के लिए वह चेहरे पर भरकस मुस्कान लाने का प्रयत्न कर रही थी, पर यहाँ भी उसे इस बात में असफलता मिली थी। जब सुबोध के ननिहाल के परिजनों से उसने अपने लिए ये शब्द सुने, देखो तो बेशर्म को कैसे हंस रही है, खुद की कोख सुनी है और निर्लज्ज बालक के सगुन साथ के काम में आई है। यह सुनकर एक दूसरा व्यक्ति बोल पड़ा, अरे यहाँ पर इसे आने किसने दिया है? ऐसे शुभ कार्यों से तो ऐसी औरतों को कोसों दूर रखना चाहिए। इस पर एक व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे धीरे बोलो, कहीं बहन शकुंतला ने सुन लिया तो खामखा परेशान हो जाएगी। बेचारी ने पहले ही कम दुख देखे हैं, जो यह अधम उनका दुख बढ़ाने उसके जीवन में आ गई। गर्म शीशे की तरह कान में पिघल रही ये बातें जैसे तैसे प्रियंका सुनकर साथ खड़े सुबोध को विवशता से देखने लगी कि शायद वह उनका जवाब दे, लेकिन उसके दुख की बात तब पराकाष्ठा नहीं रही जब उसने देखा उन लोगों की बातें सुनकर सुबोध उससे मुंह फेरकर आगे बढ़ गया था। शकुंतला जी और सुबोध जी तेजी से अंदर चले गए थे और बेचारी प्रियंका सचकाती हुई उनके पीछे जैसे तैसे घिसटकर अब उस कक्ष में प्रवेश कर गई थी, जहां पर नवजात का नामकरण संस्कार के लिए हवन चल रहा था। हवा और धुएं की निकासी की सही व्यवस्था न होने के कारण वह पूरी तरह कवन से धूप की सामग्री के धुएं से भर चुका था। जहां बड़े बड़े लोग उस अवस्था में सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे थे, तो फिर भला वह नवजात कैसे सांस ले पाता? नन्हा बालक एकदम से सांस ही रोक गया था। कक्ष में चल रहा हास परिहास, नवजात की मां के घबराहट भरे स्वर और रोने से सब घबरा गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से बालक को क्या हुआ कि तभी अचानक प्रियंका को सामने खड़ा देखकर एक बुजुर्ग महिला ने उस पर उंगली इंगित कर दी और ऊंचे स्वर में कहने लगी, अरे यह अपशकुनी सामने आ गई है तो ऐसा ही होना था। इस बांझ को ऐसे शुभ अवसर पर लाकर खड़ा कर दोगे तो ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? अरे दूर करो इसे, नहीं तो न जाने और क्या हो जाएगा। अपने पौत्र की ऐसी हालत देखकर शकुंतला जी की छोटी बहन चीखने लगी थी, जीजी मैंने तुमसे कहा था इस मनहूस को अपने साथ मत लेकर आना, लेकिन तुम्हें मेरी क्या पड़ी है? देखो करा दिया ना कांड, हाय रे मेरा लाल। घबराई हुई प्रियंका कहने लगी, अरे आप लोग बच्चे को बाहर खुली हवा में ले जाइए, अभी यह सब सही हो जाएगा। निर्लज्ज बेशर्म अभी भी खड़ी है और ऊपर से सलाह दे रही है। हाय हाय, कोई तो इसे बाहर ले जाओ। कुछ औरतों का समूह चीखने लगा था। शकुंतला जी का जैसे खून सूख चुका था। लोगों को चूखने से सन्न पड़े शकुंतला जी जैसे नींद से जागी और प्रियंका को हाथ पकड़कर घसीट कर बाहर ले जाने लगी। मम्मी जी रुकिए, ऐसा मत कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे आप ही इन्हें बताइए कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग मुझे समझ रहे हैं।
गिड़गिड़ाती हुई प्रियंका कभी अपना हाथ पकड़कर घसीट ले जा रही शकुंतला जी को देखती तो कभी सुबोध की तरफ देखकर दयनीय स्वर में यह सब रोक देने को कहती। आंसुओं से लाल हो चुकी उसकी आंखें तब अंगारे उगलने लगी जब उसने देखा सुबोध दूसरी तरफ मुंह फेर कर उसे अनदेखा कर रहा था। सब कुछ जानते हुए भी सुबोध का यह बर्ताव अब प्रियंका के बर्दाश्त से बाहर था और उसका सब्र का बांध तब टूट गया जब शकुंतला जी ने उसे कमरे में बंद करते हुए ये शब्द कहे थे, पड़ी रहे यहाँ करमजली अपनी मनहूस कोख लेकर। बस मम्मी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। इज्जत क्या करती हूँ, मैं तो आपको अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। आपके रूप में मैंने ममता का वह रूप देखा जो शायद मेरे नसीब में नहीं लिखा था। आप मुझे सब कुछ कह सकती हैं, लेकिन मेरी कोख को मनहूस नहीं कह सकती। यह कहने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगी। हमेशा शांत और मृदुभाषी प्रियंका के तेवर अब विस्फोटक हो चुके थे। यह सुनते ही शकुंतला जी आपा खो बैठी थी और वापस कमरा खोलकर उसका हाथ झटकते हुए बोली, और क्या कहूँ तुझे? क्यों तुम मेरा और मेरे बेटा का पीछा नहीं छोड़ती? अरे बेशर्म, थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो तो निकल जा हम लोगों की जिंदगी से। हमें भी संतान का सुख देखने दे। शकुंतला जी का कहना ही था कि आंखों में आंसू लिए प्रियंका वहां से चल दी थी। वहां से बाहर निकलने से पहले वह एक बार सुबोध के पास गई और धीरे से उससे बोली, आज सवेरे मैंने आपकी वे रिपोर्ट्स पढ़ ली थी जो आपने मुझसे बिना बताए अपनी मेडिकल जांच करवाई थी। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप मेरी इस प्रकार बेइज्जती सहन कर सकते हैं तो फिर हमारे साथ रहने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं चाहूँ तो आपकी जांचों की सारी बातें यहाँ सबको बता सकती हूँ, पर मैंने कभी आपकी मान मर्यादा बनाए रखने का संकल्प लिया था, वह मैं आज भी नहीं तोड़ूंगी। चलती हूँ, शायद हमारा साथ यहीं तक का था। उधर बाहर खुली हवा में बच्चे को ले जाया गया था और बच्चा वापस जोर जोर से रोने लगा था। एक बार फिर से हर्षोल्लास का वातावरण छा गया था। जिस सकुचाती हुई प्रियंका ने डरते डरते समारोह में प्रवेश किया था, उसका आज अंत हो गया था और अब लाल तप्त आंखें समारोह से बाहर निकलती प्रियंका में उपज आया। उसकी आत्मविश्वास ही संबल था। उसे समझ में आ गया था कि सुबोध के साथ उसका सफर यहीं तक था। समारोह से बाहर निकलते प्रियंका की तेज कदमों को देखने की सुबोध को शक्ति नहीं थी। उसका अपराधी मन नजरों को उठने ही नहीं दे रहा था। अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखने की शक्ति स्वयं उसमें ही नहीं थी। उस दिन प्रियंका के समारोह से निकलते कदमों की सुबोध प्रियंका की तलाश पर जाकर रुकी थी। मन से हार चुका और अपनी आत्मा का दामन कर चुका सुबोध अपने ही रचाए इस कुचक्र को नियति का खेल मान रहा था और इसी वजह से अपने जीवन से प्रियंका का साथ यूं फिसल जाने से ठगा सा महसूस करने के साथ एक झूठी राहत भी महसूस कर रहा था। उसने अपनी कमी को प्रियंका के दुर्भाग्य के रूप में मढ़कर विदा जो कर दिया था। अपने भविष्य संवारने में अंधी शकुंतला जी प्रियंका को सुबोध के जीवन से निकालने में सफल रही थी। प्रियंका के प्रति बरसों का उपजा उनका मातृत्व छला साबित हुआ था। अचानक प्रियंका के यूं जाने से जहां उनका घर सूना हो गया था, अपने मायके वालों के बार बार दिलासा दिए जाने पर भी कि अच्छा हुआ यह भाग्यहीन तुम्हारे जीवन से चली गई, अब तो तुम्हारे और सुबोध के दिन फिर जाएंगे, उनका मन चैन का अनुभव नहीं कर रहा था। सालों से प्रियंका के ऊपर आश्रित चल रही वह उसकी अनुपस्थिति में स्वयं को बहुत असहाय महसूस करने लगी थी। लेकिन अपने वंश को आगे बढ़ाने की लालसा प्रियंका को अपने जीवन से निकाले गए उनके निर्णय को शांति प्रदान कर रही थी। दोष प्रियंका में सिद्ध हुआ था, इसलिए सुबोध के पुनर्विवाह में कोई रुकावट आनी ही नहीं थी। शीघ्र ही एक बार फिर
शकुंतला जी के मायके वालों ने सुबोध का विवाह एक गरीब परिवार की लड़की अनीता से करवा दिया था। सुबोध चल पड़ा था अपने नए जीवन के सफर पर और पीछे छोड़ गया था सरल हृदय प्रियंका को बहुत अकेला। सुबोध को पुनर्विवाह की खबर पाते ही दुखी प्रियंका ने कई दिनों तक अपने आप को घर में बंद रखा था। माँ तो थी नहीं, पिता स्वयं अपने भाई के घर आश्रय पाते थे। ऐसे में प्रियंका ताई चाची को कैसे भाती। एक माह के भीतर ही उसकी 2 वक्त की 2 रोटी भी सबको भारी लगने लगी थी। शीघ्र ही प्रियंका को फरमान सुना दिया गया था कि उसे अपना जीवन चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा। अपने पिता की आंखों में विवशता पढ़कर प्रियंका ने खुद को संभाल कर अपने लिए आदत नौकरी की तलाश करने की सोच ली थी। कोई विशेष शिक्षा हासिल न होने के कारण प्रियंका को कहीं भी उसकी योग्य कार्य नहीं मिल पा रहा था। कहीं उसकी शिक्षा आड़े आ जाती तो कहीं उसका तलाकशुदा होना। उसने अपनी योग्यता के अनुसार विद्यालय के नर्सरी वर्ग को पढ़ाने के विषय में सोचा, पर उसके तलाक का कारण जानकर कोई भी स्कूल सहजता से उसको अपने यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं था। बहुत मुश्किल से और बहुत प्रार्थना करने पर उसे एक स्कूल में प्राइमरी वर्ग को पढ़ाने की अस्थायी अनुमति मिल गई थी। अब प्रियंका का स्वभाव बदल चुका था। हरदम चहचहाती और खुश रहती। उसके पिता अकारण ही ठुकराई गई अपनी पुत्री की दशा देखकर वह अक्सर अकेले में आंसू बहाते। अपनी कार्यकुशलता और सरल मृदु स्वभाव से शीघ्र ही प्रियंका ने उस विद्यालय में स्वयं के लिए स्थान बना लिया था। उसकी मीठी बोली से बच्चे बरबस उसकी ओर आकर्षित होते और उससे सीखने के लिए लालायित रहते। स्वयं उसके भी अपमान से चलते मन बच्चों की हंसी मरहम का काम करती। समय बीतने लगा। जहां प्रियंका तार तार हो चुकी अपनी जिंदगी को एक बार फिर से समेटने में कामयाब रही थी, वहीं शकुंतला जी की स्वयं की उपजी परेशानियां विकराल रूप ले चुकी थी। नए ब्याह कर लाई सुबोध की पत्नी एक कामचोर प्रवृत्ति की महिला थी। बेहद दरिद्रता में पली बढ़ी वह अचानक से सारी सुख सुविधाएं देखकर पागल हो गई थी। कभी प्रियंका के राज में सारे सुख उठा रही शकुंतला जी अब पुनः कोल्हू का बैल बन चुकी थी। अनीता एक तनक मिजाज की महिला थी। घर का कोई भी काम न करना और बदले में बात बात पर गुस्सा दिखाना उसकी सहज प्रवृत्ति थी। पूर्ण रूप से स्वस्थ प्रियंका के साथ ही जब उन्हें अपने घर का वारिस नहीं मिल पाया था तो फिर अनीता के साथ क्या नया हो जाता। साल भर होने को आया था। रिश्तेदारों में बातें बनने लगी कि अरे अब तो जल्दी मुंह मीठा करवाओ, अब किस बात की देरी हो रही है। जब एक दिन सुबह अनीता के व्यवहार से परिचित शकुंतला जी ने संकोच के साथ अनीता से अपनी चिकित्सीय जांच कराने को कहा तो अनीता ने दहाड़ कर इसका विरोध किया था। जांचों की जरूरत मुझे नहीं, आपके बेटे के लिए है। मुझे प्रियंका मत समझना और ना ही मेरा मुंह खुलवाना। सुबह सुबह ऐसी बातें करके मूड खराब कर दिया मेरा। जल्दी से कॉफी लेकर आइए मेरे कमरे में। थोड़ी देर में आंखों में आंसू भरे शकुंतला जी कॉफी बना रही थी और उसको सिर झुकाए सुबोध अनीता के कमरे में रख आया था। साल भर पीछे ही माँ बेटे ने अपनी दुर्गति स्वयं कर ली थी। उधर प्रियंका में धीरे धीरे आत्मविश्वास का संचार हो रहा था। उसकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर स्कूल में उसको नौकरी अस्थायी कर दी गई थी। स्कूल के अतिरिक्त उसने घर पर भी छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उस पर लगे बांझ रूपी आभूषण के चलते छोटे बच्चों के परिजन अपने बच्चों को प्रियंका के पास भेजने में हिचकिचाते थे, पर प्रियंका की मीठी बोली और छोटे बच्चों को बहुत प्यार से समझाने की वजह से चलते धीरे धीरे परिजनों का डर समाप्त हो रहा था और वह बच्चों को उसके पास भेजने लगे थे। कमाई का जरिया बन गया था तो
ताई चाची के कड़वे बोल मीठे वचनों में बदल गए थे, जिस प्रियंका को बोझ समझकर सब आए दिन दुत्कारने लगे थे। अब घर में लक्ष्मी आते देख सिर आंखों पर लेने लगे। प्रियंका बहुत दिनों से देख रही थी कि उसके पास ट्यूशन पढ़ने आने वाले बच्चों में से एक 5 वर्षीय बालक उसे टुकुर टुकुर देखता था। कभी वह बालक प्रियंका के पास आकर बैठता और कभी उसे बार बार छू कर देखता। और एक दिन जब प्रियंका ने उसे प्यार से गले लगाया तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उस बच्चे की दादी उसे वहां पर ट्यूशन पढ़ने छोड़ने आती थी। जब प्रियंका ने उनसे इस विषय में पूछा तो वह दुखी होकर बोली, अभी 4 माह पहले ही इसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और बेटी इसकी माँ तुम्हारी तरह ही मुस्कुराते हुए मीठा बोलती थी और इसे प्यार करती थी, तो शायद यह तुम में अपनी माँ का अक्स देखता है। अभागा है बेचारा। यह कहकर वह वृद्ध महिला रोने लगी थी। नहीं नहीं अम्मा जी, दुखी मत होइए। आप इस बच्चे के लिए इस तरह की बात मत कीजिए। यह तो बहुत प्यारा बच्चा है। देख लेना, इसे बहुत जल्दी मम्मी का प्यार मिलेगा। प्रियंका प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना देने लगी। बहुत दिनों से बच्चों को प्रियंका के पास ला रही वृद्ध महिला प्रियंका के स्वभाव से परिचित हो गई थी और उसके विषय में भी आस पड़ोस से जान चुकी थी। वह अचकचा कर बोल उठी, तो क्या तुम मेरे मोहित की मम्मी बनोगी? तुम तो ममता की मूर्ति लगती हो। मेरे मोहित को अपना आंचल क्यों नहीं दे देती? यह आप किस तरह की बातें कर रही हैं आंटी जी? प्रियंका के स्वर में हल्की नाराजगी उभर आई थी। तभी पीछे से आ रहे उसके पिताजी बोल पड़े, सही तो कह रही हैं, ममता की साक्षात मूर्ति हो तुम। फिर वह उन वृद्ध महिला की तरफ मुखातिब होकर बोले, बहन जी, हमें लगता है इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है और इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूँ। घर में प्रियंका एक दुधारू गाय बन चुकी थी। ऐसे में प्रियंका के पिता उसके पुनर्विवाह की बात उठाते ही ताई चाची ने पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया। आपको तो पता है भाई साहब, किन हालात में सुबोध ने प्रियंका को छोड़ा है। ऐसे आप इसके पुनर्विवाह के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अभी तक भाइयों के दबाव में रह रहे प्रियंका के पिता अब अपनी पुत्री पर लग रहे आरोपों से व्यथित होकर फट पड़े थे। मुझे सब पता है और यह भी पता है मुझे क्या करना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। वृद्ध महिला का पुत्र और मोहित का पिता दिलीप एक साधारण पर सरल व्यवसायी था। उसका सरल स्वभाव जान के प्रियंका के पिता प्रभावित हो गए और उन्होंने वह वृद्ध महिला ने दिलीप के सम्मुख प्रियंका से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जब मोहित की दादी ने उसके पिता दिलीप को अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देकर उसके पालन पोषण में असमर्थता जताई, तब सरल व्यक्तित्व का आदमी दिलीप ने मोहित और मां के लिए प्रियंका के साथ अपने रिश्ते को स्वीकृति दे दी थी। उधर पिता के लाख समझाने पर भी सुबोध के प्रेम के रंग में रंगी प्रियंका इस रिश्ते के लिए हरगिज भी तैयार नहीं हुई थी और यह जानते हुए भी कि सुबोध ने अपना नया संसार बसा लिया है, वह किसी भी कीमत पर अपने जीवन में प्यार का रंग बदलने को तैयार नहीं थी। मोहित हमेशा की भांति पढ़ने आता रहा। अपनी तरफ देखती उसकी प्यारी निगाहों से अब प्रियंका बचना चाहती थी। न जाने क्यों मोहित का एकटक उसे यूं देखना उसे असहज कर जाता। बच्चों को पढ़ाते हुए जब वह भी मोहित की तरफ देखती, मोहित मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा होता। मोहित का हंसता मुस्कुराता चेहरा उसका मन देखकर द्रवित कर जाता। एक बार कई दिनों तक मोहित ट्यूशन पढ़ने नहीं आया। जब 1 सप्ताह होने के आया और मोहित पढ़ने नहीं आया तो प्रियंका को बेचैनी होने लगी और वह मोहित से मिलने उसके घर चली गई। वहां पर जाकर पता चला मोहित को बहुत तेज बुखार आया हुआ था।
उसे वहां आया देखकर मोहित की दादी बहुत प्रसन्न हुई। वह प्रियंका को मोहित के कमरे में ले गई। बिस्तर पर आंख बंद किए लेटा मोहित बेहद कमजोर महसूस हो रहा था। उसे देखते ही प्रियंका का मन भारी हो गया था। जब प्रियंका ने मोहित को आवाज दिया तो मोहित ने तुरंत आंखें खोल दी और उसे माँ कहकर पुकारने लगा था। अपने लिए माँ संबोधन सुनकर प्रियंका भाव विभोर होकर रोने लगी और उसने मोहित को सीने से लगा लिया था। यह देखकर पास खड़े दिलीप और मोहित की दादी की आंखें भी भर आई थी। वह दिन भी आ गया जब मोहित की उंगली पकड़कर प्रियंका दिलीप संग ब्याह कर नया संसार बसाने चल पड़ी थी। जहां प्रियंका के पिता भीगी आंखों से समस्त संचित आशीर्वाद दे रहे थे, वहीं प्रियंका की ताई चाची उसकी विदाई के समय भी कटाक्ष कर रही थी। चलो बेचारी बांझ है, इसकी अपनी संतान तो हो ही नहीं सकती। भगवान ने मोहित के रूप में बना बनाया बेटा ही दे दिया है। मोहित की उंगली थामे उसके भोले चेहरे को निहारती प्रियंका को आज किसी की बातें नहीं चुभ रही थी। मोहित की भोली मुस्कान के सामने आज सारी बातें बेकार थी। प्रियंका ब्याह कर अब नए आशियाने को महकाने पहुंच चुकी थी। दिलीप अपेक्षाकृत सुलझे हुए व्यक्ति थे। वह प्रियंका की मनोदशा से परिचित थे। उनके मृदु स्वभाव व स्नेह से प्रियंका का खोया हुआ व्यक्तित्व वापस आ चुका था। साथ ही साथ प्रियंका दिलीप के लिए एक अच्छी जीवन साथी सिद्ध हो रही थी। अपनी कार्य कुशलता से जहां न सिर्फ उसने घर को महका दिया था, बल्कि उसकी सूझबूझ और सलाह से दिलीप का साधारण सा व्यवसाय भी कम समय में ही ऊंचाइयां छूने लगा था। मोहित की दादी भगवान के हाथ जोड़ते नहीं थकती थी और मोहित तो अब प्रियंका की सांसें था। प्रियंका की सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या का सबसे अभिन्न हिस्सा मोहित था। जब मातृत्व का मेल चरम पर था तो भगवान कैसे न कृपा करते। साल भर बाद ही प्रियंका ने एक स्वस्थ कन्या को जन्म देकर परिवार संपूर्ण कर दिया था। प्रियंका के एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देते ही बिरादरी में तरह तरह की बातें होने लगी। जो लोग कभी शकुंतला जी की तारीफ करते नहीं अघाते थे, अब उन्हें ही बुरा भला कह रहे थे। सुबोध का दूसरा विवाह पूरी तरह से असफल साबित हुआ था। अनीता बदमिजाज महिला थी जो शकुंतला जी के व्यवहार से सामंजस्य नहीं बिठा पाई और छोटे छोटे विवादों के बाद अपने मायके में रहने लगी थी और जग हंसाई न हो, इस कारण सुबोध को न तो तलाक लेते बनता था और न ही अनीता के साथ निभाते। आगे का जीवन कैसे कटेगा यह सोचकर ही शकुंतला जी का कलेजा मुंह को आता था। प्रियंका उनके जीवन से क्या गई थी, मानो सुख चैन ही चला गया था और इस बात पर आज मुहर भी लग गई थी। आज प्रियंका की बेटी के नामकरण का निमंत्रण पत्र जब शकुंतला जी और सुबोध के पास पहुंचा था तो उनके जीवन में फिर से उथल पुथल मच गई थी। नामकरण वाले दिन प्रियंका की गोदी में एक प्यारी सी कन्या और बराबर में प्रियंका से चिपक कर बैठे प्यारे मोहित को देखकर शकुंतला जी की आंखें भर आई थी। दिलीप ने शकुंतला जी की और सुबोध से अपनी पुत्री और अपने परिवार को आशीर्वाद देने को कहा। सुबोध चाहकर भी प्रियंका से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जब प्रियंका ने शकुंतला जी के चरण स्पर्श किए तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू छूट पड़े। बेटी, तुमने जो मुझे बहुत सुख दिया था, मैं अभागी ही उस सुख को पहचान नहीं पाई। तुम्हारी कोख को मनहूस कहती रही, जबकि मनहूस तो मेरा दम था जो सच को स्वीकारना ही नहीं चाहता था। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। माँ, आप क्यों रो रही हैं? जो हुआ वह प्रभु की इच्छा थी शायद। आपको मैंने कभी सुख दिया है या नहीं यह तो मुझे नहीं पता, पर आपने मुझे सुबोध के जीवन से अलग करके जो मातृत्व का सुख दिया है, जो मेरी कोख को सौभाग्य प्रदान करने का अवसर दिया है,
उसके लिए मैं सदैव आपकी ऋणी रहूंगी। कहते हुए उसने अपनी बेटी का मुख चूमने के साथ ही मोहित को सीने से लगा लिया था। उधर सुबोध और शकुंतला जी पराजित दुखी मन से कमरे से बाहर निकल रहे थे। उनके कदम अब अनीता के घर की तरफ बढ़ रहे थे। शायद अभी समय रहते कुछ समेटना बाकी रह गया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।